अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको पता है कि मैं पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर रहा हूँ, फोलियर स्प्रे अंगूर के ऊपर। आपको याद होगा कि जो लास्ट टाइम जो वीडियो आपने देखी थी तकरीबन कोई 11-12 दिन पहले, आज 19 तारीख है, तो वो उसमें मैंने आपको ये अंगूर का पौधा दिखाया था। अब आप इस अंगूर के पौधे को देखिए। अब आप ऐसा कीजिए कि वो पहले वाली जो सेकंड टाइम वाली जो वीडियो जो मैंने रूफ टॉप गार्डनिंग के बारे में आपको बताई थी, वो दोबारा देख लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अंगूर का जो पौधा है इसने कितनी स्पीड से ये बड़े सी ग्रोथ की है। देखें, छोटा था, इसका जो है ये फल जो है ना बिल्कुल पीछे रह गया है, ये नीचे, ये आप देखें, ये आप देखें, ये इसका जो फल है, ये आप देख लेंगे, फल इसका बिल्कुल नीचे रह गया। और इसको मैंने कंपोस्ट डाली थी, क्योंकि हर 15 दिन के बाद इसमें मैं कंपोस्ट डालता हूँ और साथ में इसके जो है ना वो डिकॉक्शन, वो जो सब्ज़ियों और फलों का जो जुशांदा है पानी में उबाल के इस्तेमाल करता हूँ। तो इसने बड़ी ग्रोथ की है और इसका देखें इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो कितना बड़ा है, ये देखें, इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है कि पौधा जो है वो काबू से बाहर हो गया था। तो फिर मैंने इस पर पोटाशियम नाइट्रेट करना शुरू करना स्प्रे किया ना। अब यह तीसरा स्प्रे इस पे मेरा हुआ है, तीसरा। पहले दो मैंने किए, पहला स्प्रे मैंने किया, उसके तकरीबन 3-4 दिन बाद मैंने सेकंड टाइम स्प्रे किया, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, खुश्की थी और काफ़ी गर्म मौसम था, इसमें मैंने इस पर स्प्रे किया। तो अभी पोटाशियम नाइट्रेट पे बात करेंगे कि पोटाशियम नाइट्रेट है क्या, क्या काम करता है, इसके इस्तेमालात क्या हैं एग्रीकल्चर में, स्पेशली रूफटॉप गार्डनिंग में, पौधों पे। तो ये बहुत है, तो बहुत लंबा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इसको ब्रीफ आपको मैं बताता जाऊंगा कि ये पोटाशियम नाइट्रेट या कलमी शोरा बुनियादी तौर पर है क्या चीज़। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसका pH 7 है, तो ये जो है खौलता है जाके 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जाके खौलता है, और 300-325 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये पिघलता है। तो बेबू है, बिल्कुल कलमे हैं शीशे की तरह, वाइट जो कलमे हैं। और ये अमोनियम नाइट्रेट को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने पे ये इंडस्ट्रियल जो है ना सनती पैमाने पर आप इसको तैयार, ये जदीद दौर में आजकल तैयार होता है ये। अच्छा, कुदरती तौर पर ये मिलता है गारों में, लाओस में, फार ईस्ट के मुल्कों में, कंबोडिया में। तो लाओस और कंबोडिया के जो गहरी गारें हैं वहाँ पे ये कुदरती तौर पर जो है गारों की दीवारों से चिमटा हुआ जो पाया जाता है रिजर्वायर की शक्ल में, वहाँ से वो लेते हैं उसको। तीसरा जो है ज़मीन में से निकालते हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रेट्स जो है ना, नाइट्रेट ये ज़मीन में लीच डाउन हो जाते हैं, नाइट्रेट पानी के साथ मिलकर ज़मीन में लीच डाउन हो जाते हैं। नाइट्रेट को निकाला जाता है, उस पानी को, नाइट्रेट वाले पानी को, तो उसको फिर जो है ना उसमें ऐश, राख डाली जाती है। ये मैं आपको पुराना जो एंशिएंट जो तरीका था, कदीम तरीका, वो बता रहा हूँ कि इसको ऐसे बनाया जाता था। तो फिर उसमें जो है ना ये सीढ़ीदार जो खेत हैं, फील्ड हैं, उसमें इसको सुखाया जाता है, उसमें फिर राख मिलाई जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज की गर्मी से वो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है, तो नीचे इसकी कलमें रह जाती हैं, ऑर्डरलेस कलमें, इसकी सफ़ेद कलमें हैं इसकी, वो रह जाती हैं। फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। 300 साल कबल मसीह जो हिंदुओं की बड़ी मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी इसका जिक्र है कि वो कैसे इसको गन पाउडर में या इसको जो है वो धुएँ के तौर पर इसको जलाकर, जहरीले धुएँ के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे दुश्मनों को भगाने के लिए। अच्छा, एक और इसका हिस्ट्री में यह मिलता है कि इसको जो है ये पुराने अदवार में इसको जंगों में इस्तेमाल करते थे, गन पाउडर बनाने में इसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है हम्फ्री डेवी, उसने भी इसको बिल्कुल जो मैंने आपको नाइट्रेट वाला तरीका बताया है, नाइट्रेट और राख मिलाकर उसको काफ़ी दिनों तक उसको मिलाकर छाने से, उसका नितार पानी गर्म करने से उसको में जो साल्ट उसका बाकी रह जाता है। तो हम्फ्री डेवी ने भी इसको इसी तरीके से बनाया। एक शाम का बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है हसन नाम का, उसने भी 1270 में इस पर काम किया हुआ है। तो कलमी शोरा जो है पोटाशियम नाइट्रेट, ये इंसानी दवाइयों में भी इस्तेमाल ये होता है।
मसलन टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है दांत के दर्द में, दमे में अस्थमा में ये इस्तेमाल होता है, बलगम निकालने में ये यूज़ होता है। तो अतबा ये तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क और अतबा ज़्यादातर इसको गर्म करके जब ये फूल जाता है तो उसको पीस कर जो है वो दवा में इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट को। मैं आपको जो आपको बताने लगा हूँ, आपकी जो मैं गोश गुजार करने लगा हूँ, इसके कई एक इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हैं। मेरा इस पर काफ़ी पुराना काम है। मसलन मैं जब मुल्तान के वो इलाके में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था तो उस वक्त हमारे मिड 80s में जो कपास की किस्में होती थी MNH 93 बहुत ज़्यादा कदावर थी, कद करती थी, उस पर फल नहीं लगता था। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने 1-2 जगहों पे ये पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाया था, तो वो फ्लावरिंग पे आ जाती हैं। फिर मैंने कोई 2002 या 2003 के लगभग डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में भी इसको 2-3 का दिलचस्पी लेने वाले काश्तकारों के पास जो है वो मिर्चों पर भी स्प्रे करवाया था। मुझे याद है कि मिर्चें जब बड़ी हो जाती हैं, फल नहीं उठाती हैं, तो उस पर आप स्प्रे इसको करें तो वो जल्दी जो है वो फल पे आ जाती हैं। फ़िलिपाइन में आमों पे इस पर किया जाता है, आमों के ऊपर। फ़िलिपाइन जो है उसकी समुद्री आबो हवा का मुल्क है, उसमें आमों की फसल उतारते हैं। उसके बाद जब पोटाशियम नाइट्रेट के 2 स्प्रे करते हैं तो फल जो है वो आम जो है दोबारा वो इस पर जो फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं बढ़ती हुई फसल के लिए। फसल उसमें आप खाद दे रहे हैं और फसल तकरीबन कोई 2-3 साल पहले उसको मैंने यहाँ रावलपिंडी के करीब रवात एक जगह है, वहाँ पे वो इसकी फसल थी तेल की, सीसम की फसल थी, बारिशें हो रही थी, उसमें फसल कद कर रही थी। उस पर जब हमने इसका फोलियर स्प्रे कराया 600 ग्राम 100 लीटर पानी में, तो उस पर बहुत अच्छा फल आया। तो ये इसके जो मेरे इसके एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आज इसको जो है वो 5 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से मिलाकर इसको मैंने स्प्रे किया है। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में ये पोटाशियम नाइट्रेट, और साथ में 2 ग्राम जो है वो सर्फ पाउडर। तो सर्फ पाउडर जो है इसको फैला देता है, इसको फिर वो अच्छी तरह से इस पर चिपका देता है जो पाउडर है। और जो पोटाशियम नाइट्रेट है, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट में 13% और 46% के हिसाब से जो है वो नाइट्रेट और पोटाश मौजूद हैं, तो ये इसके जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें जाके ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए। मतलब ये उसको मोटिवेट करता है पौधे को फ्लावरिंग के लिए, जो जल्दी पौधा फल पे आता है। आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी जो शाखें हैं, ये आप देखें कि ये देखें ना, ये इसकी जो इंटरनोडल डिस्टेंस है ये कितना ज़्यादा है। अभी जब मैंने इस पे कर रहा हूँ तो ये बहुत कम हो रहा है इंटरनोडल डिस्टेंस ना। ये देखो ये इंटरनोडल डिस्टेंस, ये देख अब नए इसके शगुफ़े भी निकल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे, ये देखें इंटरनोडल डिस्टेंस इसका कम हुआ है, नीचे से ज़्यादा है, यहाँ पे आके कम हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आके कम हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ कर रहा है पौधा, इंटरनोडल डिस्टेंस कम हो जाए, इस पे ये फल पे आ जाए, ये हमने देखना है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, तीसरा स्प्रे हमने आज किया है। तो 5 या 6 दिन के वक्फे से इस पर स्प्रे किया जाए। इसकी जो एहतियातें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो स्प्रे धूप में बिल्कुल ना करें। धूप में टेम्परेचर जो है वो 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, ड्राइनेस हो तो स्प्रे ना करें, स्प्रे शाम को करें, या जब बादल ज़्यादा हो तो फिर उसको स्प्रे करें। बारीक फॉर्सेस पे स्प्रे करें और इसका अच्छी तरह से एमल्शन जो है मिलाकर स्प्रे करें, क्योंकि ये जो ये जो है पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये बहुत अच्छी तरह से पानी में हल पजीर नहीं है। मतलब आप यूँ समझें कि ये दरमियाना हल पजीर है। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो ये दुगना जो है जो पानी है उसमें ये हल हो सकता है, लेकिन ठंडे पानी में ये कम हल पजीर है। अच्छी तरह से इसको हल करके इस पर स्प्रे करें तो ये फ्रूट पे आ सकता है। जैसे मैंने आपको मिसालें दी है मिर्चों की, बढ़ती हुई बेलें हैं गर्मियों के मौसम में, जब ज़्यादा बारिशें आएँ और आप उसको नाइट्रोजन खाद ज़्यादा देते हैं, और ख़ास तौर पर करेले की है, कद्दू की बेल है, काली तोरी की है, खीरे की बेलें हैं। कद्दू की बेल आमतौर पर ये देखें कि अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो आप इस पर ये स्प्रे करते जाएँ तो फल भी उठाती रहेगी, उसका कद भी अपने बैलेंस तरीके से बढ़ता जाएगा, इंटरनोडल डिस्टेंस भी उसका नॉर्मल होगा, फिर स्टेबलाइज तरीके से ये फल उठाता है। इससे किसी शाख पे ज़्यादा फल आ जाए, किसी पे कम आ जाए, तो पोटाशियम नाइट्रेट करने से जो फल जो है वो यकसा फल आता है, ये ग्रोथ भी करता है बहुत अच्छी। और साथ में एक मैं चीज़ आपको यह और भी बताता जाऊँ कि मैं तो इसको कहता हूँ कि यह हार्मोन भी है।
यानी ये ग्रोथ रेगुलेटर है। ग्रोथ के तौर पर ये आप फसलों पे अगर आप स्प्रे करें तो ये उसको फ्लावरिंग पे इंड्यूस करता है, बेहतर करता है, उसको बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मज़ामत पैदा करता है। 2-3 एहतियातें मैं आप बातें और बताता चलूँ कि ये बड़े दरख्तों पे फ़र्ज़ करें आम है या कोई और पौधे हैं जिस पे आप अगर स्प्रे करते हो, फ्लावरिंग से पहले स्प्रे अगर आप करते हो 1 या 2 हफ्ते पहले से इसका करना ज़रूरी है, तो आम तौर पर फिर इसकी जो मिकदार है वो बढ़ाई जाती है। यानी 1 किलो से लेकर 2 किलो तक जो है ये 100 लीटर पानी में डाल के स्प्रे किया जाता है। लेकिन एहतियातें फिर भी वही हैं कि शाम के वक्त स्प्रे करें, अच्छी तरह मिला के इसको स्प्रे करें, हल करके स्प्रे करें। और छोटे पौधों पर ये ख़ास तौर पर इस मिकदार में स्प्रे नहीं होता है क्योंकि फिर फोटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, पौधे जल जाते हैं उससे। उसमें इसकी जो मिकदार है वो 5 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से जो है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सेफ़ है, बहुत अच्छा है। इस पर आप इसको स्प्रे करें और देखें कि जो भी आप करके देखें आपको बड़ी खुशी होगी और आप महसूस करेंगे कि ये फसल जो है उससे भी बेहतर हो गई है, उस पर फल भी ज़्यादा आ गया था। और ये हम आज मैं आपको करके दिखाना चाहता था, तो हम ये देखेंगे कि इस पर जो फल आया हुआ है वो आप देख लें कि इसके जो है ना, ये देखें ना, इसका फल जो है वो नीचे रह गया है और तकरीबन हर जो शाख थी उसने फल उठाया था मगर वो कहीं नीचे रह गया और बड़ी तेज़ी से ये जो है ना, ये देखें ना, ये तो बड़ी तेज़ी से ये बढ़ा है पौधा, हैरान कौन तरीके से। एक केमिकल भी मिलता है मैप्रिकॉट क्लोराइड, लेकिन मैं मैप्रिकॉट क्लोराइड की बजाय जो ना अमोनियम जो है ना, इसको पोटाशियम नाइट्रेट, इसी को मैं तरजीह दूंगा। तो नेचर के करीब रहिए, कुदरती ज़राअत के अपनाइए कुदरती ज़राअत को, और बहुत अच्छे तरीके से, वाइज तरीके से नेचर के असूलों को अपनाते हुए वो अपनी फसलें पैदा कीजिए, अपनी खुराक पैदा कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, इसके 1-2 सब्जेक्ट और रह गए हैं। एक तो सीड प्राइमिंग है कि हम सीड प्राइमिंग जो है, कमज़ोर सीड जो है या हम दरमियाना सीड है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से जो है वो बनाने के काबिल कैसे होते हैं। एक तो वो चीज़ रह गई और एक सीड ट्रीटमेंट है, वो नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें हम उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।